हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज तुम लोगों का स्वागत है राइजिंग ऑफ अ मॉडर्न मैन इन मूवी वर्ल्ड के एक और नए पार्ट में। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था जो के पास आया था ग्रेट मार्शल ये ऑर्डर देने के लिए कि इसके पास जितने भी सप्लाईज या फिर जितनी भी वेपन्स वगैरह है वो सारे सारे ग्रेट मार्शल को हैंड ओवर कर दिया जाए बिना कोई प्राइस को लिए हुए। जिसको सुनकर जो जब इसके प्रपोजल को मना कर देता है तो ये जो उसे फाइट भी कर लेता है, लेकिन भाई ये जो का कुछ उखाड़ तो पाता है नहीं, उल्टा जो इसकी बुरी तरीके से फाड़ के अलग से रख देता है। लेकिन इसकी फटी को सिलने के लिए यहाँ पे एक और बंदा आता है और वो भी फुल ऑरा के साथ, जो कि जो को धमकी देते हुए जाता है अगर 3 महीने के अंदर इसने अपनी चेंबर ऑफ कॉमर्स को नहीं खत्म किया तो फिर ये जितने भी जो के एम्प्लॉयज और रिश्तेदार वगैरह हैं वो उन सभी को मार देगा। और भाई ये बंदा उस चीज के केपेबल भी था क्योंकि ये डिवाइन थ्रोन का एक फॉलोअर है। और इस सिचुएशन को देखने के बाद स्वॉर्ड गॉड ने भी ये डिसाइड कर लिया था अब मार्शल गॉड की भी बारी आ चुकी है अपने मार्शल आर्ट को जो को पास डाउन करने की। जिस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए जो को सीमा क्लैन जाना पड़ेगा और सीमा क्लैन में सीधा तो घुस नहीं सकता, इसलिए इंस्पेक्टर का भेष बनाता है और शुरू में सीमा लियूजी को बेवकूफ बना के एनलाइटमेंट केव के अंदर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद जब जो को वो रिकॉर्ड नहीं मिलता जहाँ से मार्शल गॉड ने अपने मार्शल आर्ट को सीखा है, तब फिर मार्शल गॉड ही जो के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और खुद से ही उस मार्शल आर्ट मैनुअल को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब इतने ज्यादा ढूंढने के बावजूद नहीं मिलता तब फिर ये सीधा ही सीमा लियूजी को सिग्नल भेजते हैं और लियूजी को जैसे ही सिग्नल मिलता है वो सीधा इनके पास भागता हुआ आता है। और जब इसको ये समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं इसका एंसेस्टर ही है तो फिर ये सीधे से अपने पास से वो मार्शल आर्ट मेलवन निकाल करके मार्शल गॉड को दे देता है। जिसके बाद मार्शल गॉड दोबारा से स्पीड रियलम के अंदर चले जाते हैं और जो अपनी बॉडी को दोबारा से कब्जा कर लेता है। और फिर जो जब अपनी बॉडी में दोबारा से आ जाता है तब इसकी हरामीगिरी शुरू होती है। ये सीमा लियूजी और सीमा कैंग दोनों को ही धमकाता है और ये जो अलायंस के साथ काम करने वाले थे उस डील को तुड़वा करके जो इनको सीधा जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ ही अलायंस बनाने को बोल देता है। और फिर जो के ऐसा बोलते के साथ ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। लेकिन अगले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, अभी आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में ट्रांसलेटर ने भाई अपनी ऐसी तैसी करवाई है और ट्रांसलेशन की ऐसी की तैसी मार के रख दी है। इसलिए भाई मैं आगे जाकर के कुछ ऊंच नीच करूं तो फिर तुम लोग जो कि पिक्चर देख करके समझ लेना ना। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें मुरीम अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहां अलायंस लीडर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रखे होते हैं अपने हाथ में रखे लेटर को पढ़ के, क्योंकि भाई इसमें सीमा क्लैन की खबर लिखी होती है जहां पे उन्होंने वाइस लीडर का जो पोजीशन उन्होंने पहले डिमांड किया था उसके लिए मना कर दिया है और उन्होंने इस डिसीजन के लिए जितनी भी नेगोशिएशंस की थी वो सारी की सारी फालतू जा चुकी हैं। इसके बाद जब अलायंस लीडर उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ लेते हैं तो ये भर भर के सीमा क्लैन को गालियां देने लगते हैं। जिसके बाद चीफ स्ट्रेटेजिस्ट चैन बोलते हैं ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि हम हल्के में ले सकते हैं अलायंस लीडर बोलते हैं भला ही वो पहले इस दुनिया में काफी ज्यादा फेमस थे लेकिन वो लोग अपने आइसोलेशन को तभी मेंटेन कर पाए जब उनको अलायंस की रेगुलर सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन अब भले ही उन्होंने अपने आइसोलेशन को तोड़ करके इस दुनिया में दोबारा से वापस एंट्री करने की सोची है तो फिर उनको अपने बिजनेसेस और फैसिलिटीज को बनाने में काफी ज्यादा समय लगेगा, साथ में ढेर सारा पैसा भी, और उसके लिए उन्हें हमारा एलाई बनना ही पड़ेगा। यही तुम्हारा ओपिनियन था ना, तो अब उसका क्या हुआ? जीगल चैन बोलता है इस चीज के सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अलायंस लीडर बोलते हैं चलो ठीक है सुन लेते हैं क्या बोलते हो तुम। जीगल चैन बोलता है सबसे पहला उनके पास अभी तक में ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ होगा। अलायंस लीडर बोलते हैं अगर वो लोग इतने ही ज्यादा अमीर थे तो फिर इतने सालों से हमारे टुकड़ों के ऊपर क्यों पल रहे थे? उन्हें अपने डेली के यूज करने वाली चीजों के लिए खुद का पैसा यूज करना चाहिए था ना। जीगल चैन बोलते हैं यहाँ पे इसके ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल हर एक क्लैन के पास उनका अपना खुद का लॉ होता है। इसलिए जब मार्शल गॉड की सीलिंग डिग्री हट गई तो फिर शायद से क्लैन हेड के पास ये पावर आ गई कि वो फैमिली के ट्रेजर्स को सेल कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऊपर नजर रखने के नाम पे अपना खुद का ही इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगे हो। लेकिन अगर सच में उनके पास कुछ हिडन एसेट्स हुए तो फिर वो पहले जो बेस्ट क्लैन अंडर दी हेवन हुआ करते थे उनके पास ये एबिलिटी तो होगी ही कि वो खुद से ही ऊपर उठ जाएं। अलायंस लीडर पहले पॉसिबिलिटी को सुनकर दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में सुनते हैं तो जीगल चैन बोलता है यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो इतने लंबे समय से आइसोलेशन की बात कर रहे हैं वो शुरू से ही झूठी हो और इतने समय में वो जियांगू के अंदर छुप छुप के काम कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो फिर उनको कोई एलाई की क्या ही जरूरत है। अलायंस लीडर जीगल चैन की दूसरी पॉसिबिलिटी को सुनकर सोचते हैं अगर ये सच हुआ तो फिर मार्शल गॉड ने तो हम सभी को
उल्लू बना दिया और इतने 100 सालों में वो लोग सीक्रेटली कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होंगे। क्या ही तो टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी है। अलायंस लीडर फिर ऐसा सोच के थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में पूछते हैं, जिस पर जीगल चैन बोलता है तीसरी और आखिरी सबसे बेकार और घटिया पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि मैंने इमेजिन किया है। अलायंस लीडर की ये सुनते के साथ ही बुरी तरीके से फटती है और ये सोचते हैं पहली दो पॉसिबिलिटी तो इतनी ज्यादा बुरी थी, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी हमें राहत तो मिल रही थी, लेकिन आखिर ये तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है जो कि उन दोनों से भी बुरी है। जीगल चैन बोलते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है उनको हमसे पहले ही किसी ने रिक्रूट कर लिया है, और अगर जूनियर स्वॉर्ड गॉड के इनसाइट्स और स्ट्रेटजी को देखा जाए तो फिर ये काफी ज्यादा पॉसिबल तो है। अलायंस लीडर बोलते हैं तो तुम मुझसे कह रहे हो जूनियर स्वॉर्ड गॉड ने हमसे पहले सामा क्लैन को रिक्रूट कर लिया। जीगल चैन बोलते हैं हमारे अलायंस के साथ जो ये नेगोशिएशन चल रहा था वो अचानक से खत्म हो गया, तो फिर इसका तो यही मतलब निकलता है कि जूनियर स्वॉर्ड गॉड बीच में आया होगा। अलायंस लीडर जैसे इस बात को सुनते हैं भाई इनका तो पूरा रूह कांप जाता है। जीगल चैन बोलते हैं इसीलिए मैंने कहा था ये जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बुरी पॉसिबिलिटी है। अगर जो मैंने बोला वो सच हुआ तो फिर हमारे अलायंस के पास जितनी भी अभी पावर है वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएगी, और एंड में पूरी पूरी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ही जोकलैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के आसपास आ जाएगा। इसमें भी हमारे लिए सबसे बुरा सिनेरियो होगा 9 सेक्ट्स में से कोई एक अलायंस को लीव करके उनके सामने सबमिट कर दे। अगर सच में स्वॉर्ड गॉड और मार्शल गॉड के लेजेंड्स जो कि इस पूरे जियांगो में फैले हुए हैं वो एक जगह पे आ गया तो फिर तो इवन 9 फैक्शन के अंदर जो स्वॉर्ड सेक्ट्स आते हैं वो भी अनअफेक्टेड नहीं रहेंगे, उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अब भाई अलायंस लीडर जीगल चैन की ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी को सुन के परेशान हो ही रहे होते हैं कि उतने में यहाँ पे जनरल इंस्पेक्टर भागते हुए आता है और तेजी में दरवाजा खोल के चिल्लाते हुए बोलता है मेरे पास एक इमरजेंसी रिपोर्ट है। अलायंस लीडर बोलता है अबे तुझे क्या हुआ, तू इतना ज्यादा हाफ क्यों रहा है। इंस्पेक्टर बोलता है मैं यहाँ पे कुत्तों की तरह भाग के आया हूँ बिना अपने सबऑर्डिनेट्स को लिए हुए आपके पास ये इमरजेंसी मैसेज देने के लिए। अलायंस लीडर बोलता है हाँ तो बोल फिर। इंस्पेक्टर बोलता है जूनियर स्वॉर्ड गॉड बॉडी अल्टरेशन आर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा है। अलायंस लीडर ये सुन के हैरान होते हुए बोलते हैं बॉडी अल्टरेशन आर्ट टेक्निक, आखिर ये स्वॉर्ड गॉड का हेयर उन घटिया अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स का कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। इंस्पेक्टर बोलता है मैंने उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है और वो पूरी तरीके से फ्लॉलेस था, उसमें कोई गलती नहीं थी। जीगल चैन बोलता है इसका मतलब वो किसी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इंस्पेक्टर आखिर हुआ क्या, आखिर उसने भेस बदल के किया तो किया क्या। इंस्पेक्टर बोलता है उसने कोई अजीब से मेथड का यूज करते हुए मेरे बॉडी को सबसे पहले तो पैरालाइज किया। मेरे को शुरू में लगा तो ये कोई पॉइजन है, लेकिन इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं था, तो फिर मैं ये समझ गया उसका कोई एक पर्सनल मार्शल आर्ट है ये। हालांकि जीगल चैन बोलता है हालांकि क्या बे। इंस्पेक्टर बोलता है उसने मेरे पास से वो सील्ड ऑर्डर और कमांड लेटर को लेकर के सामा क्लैन में इन्फिल्ट्रेट कर गया। जीगल चैन को भाई ये सुनते के साथ ही शौक लगता है और ये सोचता है घोड़े लग गए भाई, हमारे घोड़े लग गए। अलायंस लीडर बोलते हैं अच्छा इसीलिए सारी की सारी चीजें गलत हुई। इंस्पेक्टर बोलता है यहाँ पे एक और चीज है रिपोर्ट करने के लिए। अलायंस लीडर बोलते हैं हाँ तो बोल फिर रुका क्यों है। इंस्पेक्टर बोलता है मार्शल लॉर्ड का जो कैरेज है वो जोकलैन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ जा रहा है। जीगल चैन मार्शल लॉर्ड के कैरेज के बारे में सुन के हैरान होता है क्योंकि भाई ये जो मार्शल लॉर्ड है वो सामा क्लैन का फ्यूचर यंग हेयर है। इंस्पेक्टर बोलता है हाँ लेकिन उनके कैरेज के ऊपर सामा क्लैन के बैनर के बजाय एक व्हाइट फ्लैग लगा हुआ था। जीगल चैन सोचता है व्हाइट फ्लैग, इसके तो सिर्फ दो ही मतलब है, सरेंडर या फिर अपोलॉजी। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। सामा क्लैन द नंबर 1 क्लैन इन दी हेवन अपने हेयर को कैरेज पे व्हाइट फ्लैग लगा करके जोकलैन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ भेज रही है। जीगल चैन भाई जैसे इस बात के बारे में सोचता है इसको भाई पूरी तरीके से चक्कर आने लगते हैं और ये झटके से कुर्सी के ऊपर बैठ के परेशान होते हुए सोचता है भाई खत्म हो गया, हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। नॉर्थन सेक्ट जितने भी थे उनके बीच में तो परेशानी चल ही रही थी, लेकिन अब अगर जोकलैन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने उस व्हाइट फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया और इसको पब्लिक कर दिया तो फिर तो हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे आगे और क्या क्या बुरा हो सकता है।
और तब क्या क्या जब ये लोग उस लेटर को रिवील कर देंगे जिसके अंदर अलायंस ने जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स से निपटने के लिए सारे सारे स्टेप्स एकदम डिटेल में लिखे हुए थे, तब तो हमारे ऊपर हेल फूट पड़ेगा। जीगल चैन के मन में जैसे ये ख्याल आता है, ये चिल्लाते हुए बोलता है, हम यहाँ पे यूं आराम से बैठे नहीं रह सकते, इससे पहले कि जूनियर शॉर्ट गॉड कुछ एक्शन ले हमें ही कोई ना कोई मूव करना पड़ेगा। अलायंस लीडर बोलते हैं, हाँ तो क्या तेरे पास कोई ब्रिलियंट सा प्लान है? जीगल चैन बोलते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरे जियांगो के अटेंशन अपनी तरफ कर ले। चलिए एक ग्रैंड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, भले ही इसके अंदर कितना भी ज्यादा खर्चा क्यों ना हो, ये ग्रैंड से भी ग्रैंड होना चाहिए। सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को इकट्ठा करो और उन सभी का फोकस पूरी तरीके से अलायंस के ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये भी काफी नहीं रहा, अलायंस लीडर बोलते हैं, हाँ तो भाई अगर ये भी काफी नहीं रहा तो क्या करेंगे? जीगल चैन बोलता है, सारे के सारे अटेंशन को अलायंस की तरफ लाने के लिए अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के खिलाफ वॉर ही छेड़ देना होगा। अलायंस लीडर जीगल चैन की इस स्ट्रेटजी को सुन के सोचता है, लोग तो हमेशा से ये सजेस्ट किया करते थे कि हमें अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन चीफ स्ट्रेटजिस्ट हमेशा ही इस बात के लिए पूरी तरीके से अपोज किया करते थे और ये कहते थे कि हमारे खुद के ही लोगों के खून को क्यों बहाना। वॉर के अंदर अगर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग मरेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो हमारे भी मरेंगे ना। इनके जैसे एक मॉडरेट पर्सन जो कि इस तरीके की सोच को रखते थे, अब बिना कोई हेजिटेशन की वॉर की बात कर रहे हैं। अलायंस लीडर ऐसा सोच के बोलते हैं, हम यूं ही आसानी से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मूरिम में कोई भी केओस हुआ तो फिर डिमोनिक कल्ट को ही राइज करने का मौका मिलेगा। हम सड़क टूटी छुपाने के लिए वहां पे अब गड्ढा थोड़ा ही खोदना शुरू कर देंगे मेंटेनेंस के नाम पे। जीगल चैन बोलता है, इससे पहले कि हमारे घर में आग लगे हम अपने घर को ही खोदेंगे। मैं जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स से ज्यादा डर रहा हूँ डिमोनिक कल्ट से। अलायंस लीडर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर हम अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के ऊपर हमला करेंगे तो फिर वो हरामी आदमी यूं ही शांति से बैठा रहेगा? जीगल चैन बोलते हैं, हमें क्लियरली ये डिक्लेयर करना पड़ेगा ये पूरी तरीके से अलायंस का ही ऑपरेशन है और जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा कंप्लीटली। अलायंस लीडर और जीगल चैन की ऐसी बातों को सुन के भाई जनरल इंस्पेक्टर हंसने लगता है, जिसको जीगल चैन नोटिस कर लेता है और अपने मन में सोचता है, ये तो काफी ज्यादा बिहेव में रहने वाले इंसान हैं, आखिर ये ऐसे स्मार्ट क्यों दे रहे हैं? इंस्पेक्टर बोलता है, आखिर तुम लोग इतना ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े को क्यों दौड़ा रहे हो? मुझे ये कभी समझ में नहीं आता, आखिर तुम लोग ये सो कॉल्ड सी चीज ओनर से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? इंस्पेक्टर के मुंह से ऐसी बहकी बहकी बातों को सुन के जीगल और अलायंस लीडर दोनों ही पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अपना बोलना कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, मेरा मतलब है जरा इसके बारे में सोचो तो सही। तुम्हें किसी ने पकड़ लिया कि तुम किसी बंदे को हार्म करने की सोच रहे हो तो फिर नॉर्मली तुम्हें खुद के ऊपर ही शर्म आनी चाहिए और एक माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन तुम लोग माफी मांगने के बजाय उल्टा वॉर की बातें कर रहे हो। क्या ह्यूमन लाइफ्स तुम्हारे लिए कोई खिलौने की तरह है? जीगल चैन बोलता है, इंस्पेक्टर जी आपको हुआ क्या? कहीं आप देसी राह तो नहीं लगा के आ गए? इंस्पेक्टर ये सुनते के साथ ही एक जादू दिखाता है और टिचकियां करके जो के अंदर बदल जाता है और बोलता है, देखो देखो कौन आया, बड़ो आया। अब भाई अलायंस लीडर और जीगल चैन जैसे ही देखते हैं कि इंस्पेक्टर के बेस में अपना जो बैठा हुआ है तो ये पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। जो अपने पास से वही अलायंस का ऑर्डर दिखाते हुए बोलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अलायंस के उसी ऑर्डर की एक कॉपी है और इसके जैसी कॉपी बाहर हजारों में पड़ी हुई है, इसलिए अपने आदमियों को तो बुलाने की हिम्मत भी करना, नहीं तो ये जितने भी कॉपी है पूरी तरीके से कैपिटल के अंदर फैला दिए जाएंगे। जीगल चैन बोलता है, आखिर तुझे चाहिए क्या बे? जो बोलता है, मुझे एनाहिलेशन पवेलियन का फुल एक्सेस चाहिए। अभी भाई तुम लोग ही मुझे बताओ, एनाहिलेशन पवेलियन का मतलब आखिर तुम समझोगे क्या? ये एक ऐसी पवेलियन होगी जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एनाहिलेशन पवेलियन में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अब तुम लोग ही बताओ भाई, मैं ट्रांसलेटर को क्या कहूँ, मतलब क्या कहूँ भाई। पर खैर स्टोरी के ऊपर दोबारा से आते हैं, जहाँ पे जीगल चैन जो के डिमांड को सुन के बोलता है, तुम्हें एनाहिलेशन पवेलियन का फुल एक्सेस चाहिए, बकवास करना बंद करो। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के इंटेलिजेंस रखी जाती है और तुझे क्या लगता है जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स इस चीज के लिए क्वालिफाई भी है? जो बोलता है, अच्छा क्वालिफिकेशन की बात है क्या? फिर तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो मोर देन इनफ है।
अलायंस लीडर जो कि इस बात को सुन के सोचते हैं अगर ये लेटर बाहर आ गया तो फिर अलायंस का नाम तो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल ही जाएगा। बट वो पवेलियन का एक्सेस देना वो एक डिफरेंट ही मैटर है। अलायंस लीडर ऐसा सोच के जो से बोलता है अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही चाहिए तो फिर बैगर यूनियन के पास जाओ, मैं खुद से पर्सनली उनके चीफ के पास एक लेटर भेज दूंगा। जो ये सुन के भाई पहले तो सोचता है वो बैगर सेक्ट का लीडर तो पहले से ही हमारी कस्टडी में है, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर ये बोलता है तुम क्या चाहते हो मैं उनकी इंटेलिजेंट के ऊपर ट्रस्ट करूं। जीगल चैन बोलता है अगर हम ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एक पिलर बैगर्स के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। भले ही तुम ये लेटर को रिलीज करो या फिर ना करो, लेकिन अलायंस के डिसरिस्पेक्ट को हम यूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे ही अपने एटीट्यूड को बना के रखेगे तो फिर तुम्हें खुद से पूरे मुरीम अलायंस का सामना करना पड़ेगा। जो जीगल चैन की धमकी को सुन के सोचता है तुम कमीने कहीं के, सबसे पहले तो तुम ही अपने एलाय के ऊपर बैकस्टैब करने की सोच रहे थे, लेकिन फिर भी तुम लोग इतना ज्यादा सेमलेसली एक्ट कैसे कर सकते हो। जो ऐसा सोच के अपने टोन को चेंज करता है और अलायंस लीडर से बोलता है अब क्योंकि आप मार्शल एम्परर है और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लीडर भी, तो फिर चलिए मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। मार्शल एम्परर बोलते हैं पूछो क्या है। जो बोलता है क्या आपने कभी भी अपनी जिंदगी में डिवाइन थ्रोन के बारे में सुना है क्या। अलायंस लीडर जैसे ही जो कि मुझसे डिवाइन थ्रोन के नाम को सुनता है ये पूरी तरीके से शॉक होते हुए बोलते हैं आखिर तुम्हें ये डिवाइन थ्रोन के बारे में कैसे पता। जो बोलता है जैसा कि मैंने मार्शल एम्परर से एक्सपेक्ट किया था, आपको इसके बारे में कम से कम पता तो है। अलायंस लीडर ये सुन के जीगल चैन से बोलते हैं कमांडर प्लीज हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए, हमें थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। जीगल चैन ये सुन के वहां से चला जाता है, जिसके बाद जो बोलता है मैंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि अलायंस को भी डिवाइन थ्रोन के बारे में पता होगा। अलायंस लीडर बोलते हैं ये बात पूरे अलायंस को नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे यानी कि अलायंस लीडर को ही इसके बारे में पता है सिर्फ। जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर अगर कभी जियांगो में डिवाइन थ्रोन अपेयर हुआ तो फिर इसके खिलाफ तो कोई काउंटर मेजर हमारे पास प्रिपेयर होगा ही नहीं ना। अलायंस लीडर बोलते हैं एक ऐसी दुनिया जहां पर डिवाइन थ्रोन का नाम तक को लोगों को नहीं पता, तो मैं क्या लगता है लोग उसके लिए आखिर किस तरह के काउंटर मेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन मुझे भी इसके बारे में नहीं पता चला था जब तक कि मैं हमारे एंसेंट अलायंस लीडर द ग्रैंड हीरो चियोंजो के डैडी को नहीं पढ़ा था। उसके अंदर ऐसी कहानियां लिखी थी जो कि इतनी ज्यादा मुझे बकवास लग रही थी जिस वजह से मैंने उसको पब्लिक तक नहीं किया। जो बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्रैंड हीरो चियोंजो के डैडी में क्या लिखा हुआ था। अलायंस लीडर बताते हैं जब चियोंजो यंग हुआ करता था तब वो ज्यादातर शाओलिन के अंदर ही अकेले जाकर के ट्रेन किया करता था, और ट्रेन करते करते एक दिन उसने देखा कहीं अचानक से एक डिवाइन विंग अपेयर हुआ और शाओलिन से उसका ट्रेजर मांगने लग गया। जो ये सुन के बोलता है आप जरूर से उस समय की बात कर रहे होंगे जहाँ पे एक बंदा आया था और शाओलिन वालों से उनका स्कैर्ड रेलिक साक्यामुनि मांग लिया था। अलायंस लीडर ये सुन के बोलते हैं अबे ये तुझे कैसे पता। पर खैर अगर तुझे पता है तो मेरे लिए चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ी आसान हो जाएगी। उसके बाद शाओलिन के अबॉट और 18 अराहात्स और इसके साथ साथ नेमलेस हाई मॉन्क्स ने भी उस बंदे के साथ फाइट किया, लेकिन कोई भी उसको हरा तो पाया नहीं, बस जाके पिट के जमीन चाटने लग गए। लेकिन तभी वहां पे शाओलिन के गहराई से कोई एक बंदा निकला। जो बोलता है अच्छा डीमन गॉड की बात कर रहे हैं क्या आप। अलायंस लीडर चिढ़ते हुए बोलता है हाँ वहां से डीमन गॉड निकला, लेकिन मुझे कम से कम इंटरप्ट करना बंद कर, मैं अभी बोल रहा हूँ ना। जो बोलता है हाँ ठीक है लेकिन मुझे उस पार्ट के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए आप उसको स्किप कीजिए और बाकी बची हुई चीजों के बारे में बताइए। आखिर डीमन गॉड के वीर हार जाने के बाद वहां पे हुआ क्या था। जो के बोलने के टोन को देख करके अलायंस लीडर हैरान होते हुए बोलते हैं एक मिनट आखिर तुम डीमन गॉड के हारने से सरप्राइज्ड क्यों नहीं हो। जो बोलता है डिवाइन थ्रोन के जो फॉलोअर्स हैं उसमें जो सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का भी होगा ना वो तीनों गॉड से एकदम ड्रॉ वाली फाइट कर सकता है, तो फिर मैं इसमें इतना ज्यादा शौक क्यों हूँ। जिन डिवाइन पपेट्स के साथ में मिला था वो इतने बड़े हरामी लोग थे, वो इस दुनिया को ऐसे समझते थे जैसे कि कोई ये जोक हो। अलायंस लीडर बोलता है तुमने खुद से डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर्स को देखा है। जो बोलता है हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट इन दी एंड ग्रैंड हीरो चियोंजो को भी बस थोड़ा सा ही पता चला उनके बारे में। अलायंस लीडर जो की बातों को सुनकर एम्बैरस होते हुए बोलते हैं उन्होंने अपनी जनरल को अलायंस की ट्रेजरी में रख दिया और अपने अनसॉल्व बर्डन को फ्यूचर जनरेशन के ऊपर रख दिया, लेकिन अभी तक उनकी ये जो कहानी थी वो इतनी ज्यादा काल्पनिक लग रही थी जिसकी वजह से पास्ट के जितने भी अलायंस लीडर
लीडर हुए उन्होंने इस चीज़ को कभी भी सीरियस ही नहीं लिया और मैं भी उनसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं था। जो बोलता है अच्छा इसीलिए आप इतने ज़्यादा शॉक्ड हुए थे। अलायंस लीडर बोलता है हाँ मैं एडमिट करता हूँ, जब से मैंने च्योंजो की डायरी पढ़ी थी उसके बाद से डिवाइन थ्रोन का नाम तुम्हारे मुंह से ही सुन रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसके बारे में कहीं पर भी नहीं सुना। जो बोलता है मुझे इस बात के ऊपर यकीन है ये जो बैगर यूनियन है वो डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर से पहले से ही इन्फिल्ट्रेट किया जा चुका है। अलायंस लीडर जो कि इस बात को सुन के पूरी तरीके से शॉक होते हैं, जो फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है मेरी ये बात पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये बैगर यूनियन का जो लीडर है वो पहले से ही सीक्रेटली अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में आ चुका है और यहाँ पे चांसेस इस बात के भी हैं ये बैगर यूनियन उन डार्क मर्चेंट्स का फेस हो। अलायंस लीडर हैरानी में बोलते हैं क्या सच में बैगर यूनियन का जो लीडर है वो डार्क मर्चेंट्स के साथ पहले से ही मिल चुका है और ये बात पूरी तरीके से कंफर्म्ड भी है। अलायंस लीडर ऐसा बोल के सोचते हैं सेंट्रल प्लेन्स के जितने भी ग्रेट पावर्स हैं उनके लिए ये डार्क मर्चेंट एक कांटे की तरह है जिसको ना ही ये लोग मिटा पा रहे हैं ना ही हटा पा रहे हैं। इस वजह से पहले जितने भी अलायंस लीडर हुए वो स्ट्रिक्टली इनसे डिस्टेंस बनाए रखे, लेकिन अब बैगर यूनियन ही इनका फेस है। अगर तुम मेरे से ये बकवास कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। जो बोलता है मैं भले ही आपको मतलबी और घमंडी लगूं लेकिन मैं कोई लायर थोड़े हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगा। अलायंस लीडर बोलते हैं लेकिन आखिर वो लोग ऐसा करेंगे ही क्यों, वहां पे जरूर सही कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत चीज हुआ है, वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। जो बोलता है अभी के टाइम पे बैगर गैंग की बस लीडरशिप ही रूट हुई है लेकिन इन बैगर्स का हार्ट अभी भी जिंदा है, उनके दिल में अभी भी कोई इविल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रियल इशू ये है कि ये बैगर यूनियन के साथ ही खत्म नहीं होने वाला। अगर ये बैगर यूनियन डार्क मर्चेंट्स का फेस बन सकती है तो फिर यहाँ पर गारंटी कौन देगा कि बाकी बचे हुए सेक्ट और क्लैन इनसे नहीं मिले हुए हैं। अलायंस लीडर बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही दूर की नहीं सोच रहे हो। जो बोलता है मैं तो बस आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। अलायंस लीडर बोलते हैं लेकिन आखिर ये डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर्स को इन डार्क मर्चेंट्स के साथ क्या लेना देना होगा। जो बोलता है डिवाइन थ्रोन और मेरे बीच में अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हमें ये पता चला है उनको डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर्स के द्वारा बैकिंग मिल रही है। अलायंस लीडर बोलते हैं डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर्स, क्या तुम उन डिवाइन विंग्स के बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने साउलिन के ऊपर अटैक किया था। जो बोलता है ना, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई ऐसा जिनको कि 6 लिविंग गॉड्स में से एक कहा जाता है, जिसको ना ही मैं और ना ही पूरी जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स मिलकर खत्म कर सकती है। अलायंस लीडर ये सुन के हैरान होते हुए बोलते हैं क्या वो डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर्स सच में इतने ज्यादा फॉर्मिडेबल है क्या। जो बोलता है आप अपनी क्या बात कर रहे हैं, इवन मैंने भी उनके पोटेंशियल को हल्के में ले लिया था, मैंने भी सोचा था ये क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। अलायंस लीडर बोलते हैं लेकिन भाई मुझे एक बात बता, तू ये सारी चीजें मुझे क्यों बता रहा है। जो विद अ कोल्ड एक्सप्रेशन सेज, मैं अगर आपको ऑनेस्टली नहीं बताता तो फिर आप लगातार मेरे जितने भी कदम हैं उसके बीच में रोड़ा बन के आते रहते। आप गलत बंदे को टारगेट कर रहे हैं और मेरे ये कहने से मतलब ये है आपके अंडर में जो ये अलायंस आ रही है वो एटलीस्ट अभी के टाइम पे मेरी एनिमी तो नहीं है, इसलिए आप मेरे आसपास जो फेम गैदर हो रहा है उससे डरिए मत। मुझे कम से कम चिंता होगी जब आपके जैसा पावर हाउस मेरे से डरा हुआ नहीं होगा। और मैं ये सभी चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ जिद्दी एल्डर मुझे इस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी थकता हूँ, नहीं तो मुझे कौन सा शौक है इतनी सारी बखेरा खड़ा करने का। मेरा तो ओनली गोल यही है, बस दिन भर खाओ और रात भर बहाओ। अलायंस लीडर बोलते हैं क्या तुम कह रहे हो ये तुम्हारे किस्मत में ही लिखा हुआ था डिवाइन थ्रोन्स को फेस करना। जो बोलता है बदकिस्मती से हाँ, इसीलिए प्लीज मैं आपसे बेग कर रहा हूँ, अलायंस अगर मेरी हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा। जो कि ऐसे इमोशनल बातों को सुन के अलायंस लीडर खुद में ही शर्मिंदा होते हुए सोचते हैं आखिर किसने ही सोचा था इसके जैसा एक जवान लड़का एक ऐसे बर्डन को कैरी कर रहा है जिसको कि मैं खुद तक इमेजिन नहीं कर सकता। आखिर मैं अब तक कर क्या रहा था। अलायंस लीडर ऐसा सोच के जो के हाथों को पकड़ते हैं और सबसे पहले तो माफी मांगते हैं और बोलते हैं तो अपने चेहरे पे ऐसे लुक मत बनाओ, ये तुम पे सूट नहीं करता, कम ऑन चीयर अप हो जाओ। और हाँ, क्या हम एलाइज नहीं हैं। फिर अलायंस लीडर के इसी प्यारे से गेस्चर के साथ यहाँ का सीन यहीं पर ही कट होता है और हमें मोती के अंदर की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे भाई अपने मार्शल गार्ड लेटे लेटे सोच रहे होते हैं मैं तुम्हारा एंसेस्टर
एंसेस्टर तुम्हारे रूम में जबरदस्ती गया और इवन तुम्हें प्रेशराइज करके तुमसे च्योनमू सॉर्ड कोडेक्स भी छीन लिया, और ऐसा करने के बावजूद बिना कोई शर्म के यहाँ पे मैं भाग के दोबारा से आ गया, जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक थी। आखिर किसने ही सोचा था मेरा एक बेकार सा डिसीजन सीमा क्लैन को यहाँ तक घसीट के लेकर के आ जाएगा कि ये सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट क्लैन अंडर द हेवन कि अब व्हाइट झंडे को दिखा रही है सरेंडर करने के लिए। आखिर किसने ही सोचा था वो हरामी आदमी इतने कम समय में इतना बढ़िया ब्रिलियंट टैक्टिक लेकर के आ जाएगा। मार्शल कोड जितने में ये सोच रहे होते हैं उतने में हमें एल्डर काओ काओ को दिखाया जाता है, जो कि भाई अपनी खुद की बड़ाइयां मारने में एकदम लगे पड़े हैं और लगे ही पड़े हैं। मार्शल गॉड इनकी ऐसी बातों को सुन के सोच रहे होते हैं भले ये एक रूथलेस कॉन्करर था जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो मैंग डियाओ की हिस्ट्री में अपने क्लैन के लिए फेम ही लाया है। वहीं पे मुझे देखो, मुझे लोग एक नैरो माइंडेड पर्सन कहेंगे जिसके बारे में कि पढ़ना भी उनको टाइम की वेस्टिंग ही लगेगी। फिर मार्शल गॉड के इसी कुछ दुख वाले भावनाओं के साथ यहाँ का सीन कट होता है और हमें जो को दिखाया जाता है जो कि भाई उसी चीज को देखे जा रहा होता है जिसके ऊपर मार्शल गॉड की टेक्निक लिखी हुई होती है। अब तुम इसको भाई बुक बोल लो, स्क्रॉल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये जो कि है एनिमल की स्किन से बना हुआ होता है जिसको क्योंकि एक ड्राई और कूल प्लेस के अंदर स्टोर नहीं किया गया था, इसके बजाय ये 50 सालों तक बॉडी की हीट और स्वेट के अंदर एक्सपोज था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं वो शेप में है। वही एक मिरेकल वाली बात है जो उस पैरासमेंट को देख करके सोच रहा होता है भाई मुझे पता है कि क्लैन की जो हेयरलूम होती है वो काफी ज्यादा प्रीशियस होती है, लेकिन कौन सा ही ऐसा बंदा होता है जो कि पैरासमेंट को 50 साल तक अपनी स्किन से पूरी तरीके से चिपका के रखता है? क्या इन गधों के पास थोड़ा सा दिमाग भी था जो ऐसा सोच के पैरासमेंट को पढ़ने लगता है जिसके अंदर लिखा होता है किंजन सेक्ट की प्रीस्टेस जिसने कि एक बार मुझे हील किया था वो अब मुझे एक गॉड मान चुकी है जो कि बियॉन्ड द हेवन से आया है, और ये लोग मुझे यानसी त्यानसुन की एक इनकारनेशन बोल रहे हैं। वो यानसी त्यानसुन जो कि एक इमेजिनरी एंटिटी है जिसके कि रियल होने का कोई भी एक सबूत तक नहीं है। इन गधों की हिम्मत भी कैसे मुझे उस इल्यूजन से कंपेयर करने की। जो ये पढ़ के सोता है पुराने जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं वो अगर लॉर्ड सॉर्ड गॉड और लॉर्ड डीमन गॉड के वॉइड और एनाहिलेशन को देखेंगे तो फिर क्या वो लोग इनको गॉड नहीं कहेंगे? तो फिर इतनी सी बात पे तुझे क्यों घिनना ही बे? बट लगता है जेसुक चेन अलग है, वो बिना कोई शक के एक रियल डिवाइन बीइंग है। अगर मैं गेस करूँ तो उसने थ्रोन की वॉइस सुनी और इवेंचुअली उसको समन करके एकदम ही बराबर ही इक्वल बना दिया गया। इसलिए मुझे भी पूरी दुनिया में से जितने भी स्कैर्ड रेलिक्स हैं उन सभी को ढूंढना पड़ेगा और डिविनिटी को पाने का एक राह देखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन थ्रोन का फॉलोवर शाओलिन के अंदर आकर के उनका स्कैर्ड रेलिक्स साकाम मुंडा का डिमांड यूं ही तो रखेगा नहीं, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही। और अभी के हुए इतनी सारी घटनाओं से ये चीज तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है वो जो एंशिएंट मॉडर्न मैन था वो जरूर से ही एक डिवाइन थ्रोन होगा। एटलीस्ट ये कॉज एंड इफेक्ट तो यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रेजेंस ने मेरे सोल तक को चीर करके रख दिया था वो बिना कोई शक के एक अलग यूनिवर्स के एक गॉड का ही था। सॉरी भाई मैं तुम लोगों को याद दिलाना भूल गया, जो अभी के टाइम पे ये पैरासमेंट पढ़ रहा है जिसके अंदर ये सभी चीजें लिखी हुई है। चलो फिर आगे पढ़ते हैं जहाँ पे आगे लिखा हुआ होता है लेकिन उसके बाद से मैंने उस वॉइस को कभी भी दोबारा नहीं सुना। मैं लगातार दोबारा से अपने माइंड के अंदर उस मोमेंट को रिप्ले करता रहा ताकि वो सेम कंडीशन रिक्रिएट हो सके, बट इन द एंड मैं उस मार्शल आर्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाया जो कि मैंने उस स्टेट में महसूस किया था। जो इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ के सोचता है इस लाइन के अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। जब उसने एक पर्टिकुलर मार्शल आर्ट को दिखाया सेल्फलेस स्टेट में तब उसको बहुत दूर के यूनिवर्स से एक वॉइस सुनाई दी और इंस्टिंक्टिवली डिवाइन थ्रोन ने रिकॉग्नाइज कर लिया ये डिवाइन एंटिटी है। ये वॉइस जरूर से ही इसको किस्मत की वजह से ही सुनाई दी होगी जिसके पीछे ये लाइफ लॉन्ग ऑब्सेस्ड रहा। वॉइस एग्जैक्टली, हाँ यही तो वॉइस, यही तो ये एग्जैक्ट वॉइस है जो कि उसने सुना था, असेंड टू द डिवाइन थ्रोन। ये जो फ्रेज है जो कि हेवनली डिवन 3 शॉर्ट टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ था वो कोई ऐसा मैसेज नहीं था जो कि एंशिएंट मॉडर्न मैन मुझे डिलीवर करना चाहता था, बल्कि एक रिकॉर्ड था जो कि उसने डिवाइन थ्रोन के वॉइस से सुनी थी। इसके बाद बाकी बची हुई जितनी भी डॉट्स लाइंस और ओवरवेलमिंग डायग्राम्स है वो सारी ज्योमेट्री का एक स्ट्रॉम ही है जो
जो कि उसके डेस्परेट अटेम्प्ट को दिखाती है डिवाइन रियलम को दोबारा से महसूस करने की, जो कि उसने एक्सीडेंटली टच कर लिया था। सच में ये चीज अनसॉल्वेबल कहलाने की लायक है, क्योंकि इसको मार्शल गॉड तक सॉल्व नहीं कर पाए थे। मार्शल डायग्राम्स के पास उनका खुद का स्ट्रक्चर और लॉजिक होता है जो कि उनको आपस में कनेक्ट करती है, लेकिन एक बार देखने से ये बस कुछ मीनिंगलेस स्क्रैबल्स लगते हैं। इसके बावजूद मैं इन डायग्राम्स को एंडलेसली स्टडी करता जा रहा हूँ और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वो जरूर सही कुछ ऐसा है जो कि दूसरे कॉस्मोस का जो गॉड है वो उस मार्शल आर्ट का झलक दिखा रहा है जो कि हमें वो सिखाना चाहता है। शायद से इस पूरी दुनिया में एक लौता पर्सन मैं ही होऊंगा जो कि इतने बड़े फॉर्चून को फेस कर पा रहा है। जैसे कि मुझे स्वॉर्ड टॉम के अंदर काउंटलेस स्वॉर्ड मार्क्स मिले और हेवनली डीमन ट्राई स्वॉर्ड टैबलेट के अंदर काउंटलेस वॉइड्स के पॉइंट और एनाहिलेशन के पॉइंट्स जो कि एक दुनिया को क्षण भर में बर्बाद करके रख सकती है, वो सभी प्रिंसिपल ऑफ अनसॉल्वेबल की वजह से एक साथ आकर के हार्मोनाइज्ड हो रही है। मेरी लेफ्ट आंख के अंदर है स्वॉर्ड गॉड की प्योर व्हाइट ब्लॉसम और मेरी राइट आंख के अंदर है डीमन गॉड का डार्क पर्पल फ्लेम, जिसकी वजह से हेवनली स्वॉर्ड एमनिपोटेंट फिजिक और हेवनली डेमन मैनिफेस्टेशन साइमल्टेनियसली मेरे बॉडी में मैनिफेस्ट होए जा रही है। ये एक ऐसी फिनोमिना है जो कि मेरी विल के हिसाब से पैदा नहीं हुई। मुझे इस मूवमेंट को मिस नहीं जाने देना है और नहीं तो मैं सब कुछ खो दूंगा। स्वॉर्ड हेवन रियलम, द वॉइड फोर्स, हेवनली डीमन रियलम, डिमोनिक फ्लेम एनहाइलेशन, अनसॉल्वेबल रियलम, हेवनली मार्शल सी, एक ऐसी सर्टेन सी लॉ जो कि हेवन एंड अर्थ को पेनिट्रेट कर सकती है। द वंडरस ब्रीथ ऑफ नेचर, अ नोबल सेल्फ दैट एम्बेरेस ऑल द क्रिएशन। ये सारे इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में एंडलेसली जाए जा रही है। ये कुछ ऐसा है जिसको कि मैं वर्ड से डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। एक ब्लिसफुल एंड इलेक्ट्रीफाइंग ओमनीपोटेंस, ये इंटेंट जो कि एंटायरली पूरी तरीके से एक डिफरेंट नेचर से आती है। ये थ्रिलिंग सी पावर, मुझे तो ये आइडिया भी नहीं है कि आखिर मैं ये ट्रांसेंडेंट एबिलिटी को आखिर कहूँ क्या। जो भाई ऐसा सोचते सोचते अपने हाथों को आगे करता है और अपने हाथ में एक अजीब सी पर्पल करंट की एनर्जी बना लेता है, लेकिन ये एनर्जी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रह पाती है और कुछ ही देर में पूरी तरीके से गायब हो जाती है, जिसको देख करके जो डेस्परेटली उस एनर्जी को दोबारा से पकड़ते हुए सोचता है वो एक मूवमेंट जो कि हजारों सालों के जैसा फील हो रहा था। अगर मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं और अगर मैं थोड़ी देर के लिए और उस फीलिंग को फील कर पाऊं, मैं तो बड़ी मुश्किल से उसको बस टच ही कर पाया था। लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा खाली सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि मैं कोई फेड होते हुए इल्यूजन के पीछे भाग रहा हूँ। जो ऐसा सोचते सोचते दोबारा से उस एनर्जी को टच ही करने वाला होता है, उतने में उसको आवाज आती है, तुम वो नहीं हो जो कि डिवाइन थ्रोन तक पहुंच सकता है। जो इस इंटरफेरेंस की वजह से उस एनर्जी को टच नहीं कर पाता है और वो एनर्जी दोबारा से गायब हो जाती है, जिसको महसूस करके जो सोचता है क्या ये वही वर्ल्ड स्पिरिट कॉस्मिक बीइंग है जिसके बारे में कि एंशिएंट मॉडर्न मैन ने मुझे बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ तो गलत है। इसने कहा था कि तुम वो नहीं हो जो कि डिवाइन थ्रोन तक पहुंच सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लोग पहुंच सकते हैं और कुछ लोग नहीं? जो का भाई ऐसा सोचना ही होता है कि उतने में इसके सर के पीछे जो ये होलो बना होता है, ये होलो धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाता है और एक ही बार में पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर के खत्म हो जाता है, जिसको महसूस करके जो बोलता है ये टूटने की फीलिंग बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मेरे हाथों से सारी की सारी चीजें निकल गई है। क्या मैं अभी पूरी जिंदगी उस एंशिएंट मॉडर्न मैन की तरह दोबारा से इस मूवमेंट में आने का इंतजार करता रह जाऊंगा? पहले कुछ पलों के लिए तो मैं गॉड बन गया और अब दोबारा से भिखारी। जो को इतना ज्यादा सैड देख करके सॉर्ड बोलते हैं तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जो बोलता है, लेकिन फिर भी वो दुख का एहसास बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं उस औरत से ब्रेकअप कर रहा हूँ जिससे कि मैं लाखों सालों से प्यार करता हुआ आया था। आखिर मैं क्यों क्वालिफाइड नहीं हूँ डिवाइन थ्रोन तक पहुँचने के लिए? अभी उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है, वो जो कॉस्मिक बीइंग था वो तक मेरे पे कर्ज डाल के गया है। और भाई कर्ज का मतलब होता है बद्दुआ देना, जैसे कि तुम लोग नहीं देते हो। ये हरामी फटफटी बुलेट वाले का कभी ना कभी एक्सीडेंट हो ही हो। खैर अपने कहानी पे दोबारा से आते हैं, जहाँ पर जो बोलता है उस एंशिएंट मॉडर्न मैन को तो उस गॉड के द्वारा ब्लेसिंग मिली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही क्यों कर्ज मिला? शॉर्ट गॉड बोलते हैं आखिर मेरे जैसा एक फैंटम एक गॉड के विल को कैसे ही समझ सकता है? डीमन गॉड भी बोलता है फिर भी जो भी है मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मुझे
नेचर रियलम से बियॉन्ड की चीजों को देखने का मौका मिला। तुम जस्ट अभी जिस रियलम पे थे वो इवन हम तीनों गॉड्स तक को सरपास कर देता है। बस उस रियलम का कंफर्मेशन करना ही एक इमेंस अचीवमेंट है, तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? पीछे करे मार्शल गॉड भी बोलते हैं क्या ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा बड़ी बात नहीं है? हमने एक डिवाइन बीइंग के होने का कंफर्मेशन कर लिया है। तुम एक ऐसे लौते बंदे हो जिसको कि सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट की वजह से एक गॉड ने समन कर लिया। यही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और अब तक मैं बस डिवाइन थ्रोन से डरा ही करता था, लेकिन मैं कभी भी ट्रूली उसके ऊपर बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब वो भी हो गया। सौरोर बोलते हैं इन सभी के अलावा यहाँ पे ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हुआ जो कि इस लेवल पे रहते हुए इतने बड़े ग्रेट एनलाइटमेंट को अचीव किया हो। क्या तुमने ये रियलाइज नहीं किया तुम पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो? जो बोलता है मैं सच में चेंज हो चुका हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ ज्यादा अजीब सा फील नहीं हो रहा, मुझे तो बस एकदम नॉर्मल फील हो रहा है। डीमन गॉड बोलता है अबे गधे तू खुद से ही ट्राई करके देख लेना। मार्शल गॉड बोलते हैं अपने इंटेंट को फॉर्म करने की ट्राई करो, जल्दी करो। जो ये सुन के अपने आंखों को बंद करके जब कंसंट्रेट करता है तो इसकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल पहले के जैसे हो जाती है, एक काली और एक सफेद। जिसके बाद जो बोलता है इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता। खैर भाई लोग इसी के साथ यहाँ का सीन यहीं पर ही कट होता है और हमें थोड़ी देर बाद ईलोंग और जियांगो को दिखाया जाता है जो कि अपने जो के पास आता है और अपने रूम में बैठे जो से ईलोंग बोलता है ब्रदर जो हुआ क्या यहाँ पे कुछ हुआ था, क्योंकि चीफ आपका पिछले 7 दिनों से वापस आने का इंतजार करे जा रहा है। भाई लोग अगर तुम भूले ना होगे तो जो ने बेगर सेक्ट के लीडर को 3 दिन का समय दिया था और अब 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए वो इंतजार कर रहा था। तो फिर अब जब ईलोंग उसके बारे में बता रहे थे जो ये सुन के सीधा उसको यहाँ पे लाने का परमिशन दे देता है, जिसको सुन के भाई ईलोंग और जियांगो दोनों ही हैरान होते हैं। और ईलोंग बोलता है क्या हुआ, आप इतना ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जो बोलता है अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बस उसको जल्दी जल्दी यहाँ पे लेकर के आओ। ईलोंग ये सुन के सीधा बेगर सेट के लीडर को बुलाने के लिए चला जाता है, जिसके बाद जियांगो बोलता है मेरे पास कुछ है तुम्हें कहने के लिए। जो बोलता है अब तुम्हारे पास क्या है बोलो। जियांगो बोलता है जब मैं जो फैमिली मर्चेंट ग्रुप को अंदर से इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो फिर मैंने मेन फैमिली के अंदर भी चेकिंग की जस्ट इन केस। जो ये सुन के बोलता है अगर नैनगुम क्लैन के यंग स्वॉर्ड मास्टर ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो फिर जरूर से ही इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। क्या है वो रीजन? जियांगो बोलता है उनके बहुत सारे एल्डर्स अचानक से गायब हो चुके हैं। जो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है क्या मुझे इस बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, ये जो एल्डर्स का पवेलियन होता है उनको ईमानदारी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन फिर भी जैसे ही इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ वैसे ही वो लोग गायब हो गए। जियांगो बोलता है हाँ बिल्कुल, और इसी की वजह से मेन फैमिली के अंदर जो एटमोस्फेयर है वो पूरी तरीके से क्योटिक हो रखा है। जो बोलता है ब्रदर इतनी जल्दी आप उन सभी एल्डर्स को स्पाई की तरह घोषित मत कीजिए, सबसे पहले एल्डर पवेलियन के अंदर जितने फंड आते थे उन सभी को ट्रेस कीजिए। जियांगो बोलता है मैंने पहले से ही एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च कर दिया है उन सभी के रिकॉर्ड्स के खिलाफ। जो बोलता है कहीं एल्डर स्योंगचन तो अभी इन्वॉल्व नहीं है ना इन सभी में? जियांगो बोलता है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि एल्डर पवेलियन का लॉर्ड इन सभी में रिलेटेड है। जो ये सुन के बोलता है ऑफ कोर्स उनके अंदर कुछ भी खोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक ग्रेट नैनगोम है। इवन मैं खुद एल्डर नैनगोम च्योंगसेन के इरादों के ऊपर ट्रस्ट करता हूं, तो इसीलिए ऑफ कोर्स यंग स्वॉर्ड मास्टर आपको भी उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अभी भाई मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी में कुछ स्पाइस निकले हैं उसकी वजह से जियांगो ने जो फैमिली को तो इन्वेस्टिगेट किया ही क्या, साथ ही साथ में अपने फैमिली के अंदर जो एल्डर पवेलियन है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, जिसके अंदर की ये सारे घोटाले बाहर निकल के आ रहे हैं। पर खैर अपने स्टोरी पे आते हैं, जहाँ पे जो के एडवाइस को सुन के जियांगो बोलता है एक बार जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। जो ये सुन के खुश होते हुए जियांगो के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ। जिसको सुन के जियांगो भी भाई अंदर ही अंदर खुशी हो रहा होता है। जिसके बाद कुछ समय बीतता है और जियांगो के वहां से चले जाने के बाद बेगर सेक्ट का लीडर आता है जिसको आमने सामने बिठा करके
पे जो बोलता है, सबसे पहले तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। भले ही बेगर सेक्ट को एक गरीबों का झुंड कहा जाता है, लेकिन उनके इरादे और हौसला पूरी तरीके से राइटियस स्पिरिट से भरा होता है और इस बात के ऊपर मैं ही नहीं पूरा वर्ल्ड भी बिलीव करता है। खैर जो भी है, मेरे पास यही सारा वो इन्फॉर्मेशन है चियोन हुई-सन के लाइफ के बारे में, जिसको कि मैंने याजियोप से बड़े महंगे प्राइस में खरीदा है। इसके अंदर चाहे सियोन की लाइफ के बारे में जितना भी कुछ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो ट्रूली सियोन निकनेम को डिजर्व करता है। उसका हर एक एक्ट शौर्य और जस्टिस से भरा हुआ था और मैं याजियोप के फेम के ऊपर भरोसा करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये लाइफ स्टोरी के अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। तो अब तुम मुझे बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जो ऐसा बोल के सोचता है, आखिर बेगर सेट के चीफ के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो डार्क मर्चेंट्स का कुत्ता बनना चूज किया? मैं सच में इस कदम के पीछे तुम्हारे मोटिव को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन इन सभी बात से तो एक चीज पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है, ये बिल्कुल भी लालच तो है ही नहीं। जो के क्वेश्चन पूछने पे बेगर सेज बोलता है, यहाँ पे एक औरत है जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी एक ठंडी के जैसी रही है, लेकिन जब उसने मुझे अप्रोच किया तब ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी के अंदर भी फाइनली अब बहारें आ चुकी हैं। पर जब मुझे कई सालों तक उसकी बहुत ज्यादा याद आती रही, इसीलिए मैं अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक पाया और दारू पी पी के अपने दिन को काटने लग गया। और फिर ऐसे ही पीते पीते डेकेड्स गुजार देने के बाद फाइनली मैं उससे दोबारा मिला और उसने भी मुझे मेरी फीलिंग के ऊपर रिस्पॉन्स किया। उस समय पे मुझे ऐसा फील हुआ जो मेरी दुनिया मुझसे अलग हो गई थी अब मुझे दोबारा से मिल चुकी है। जो इतनी कहानी सुन के बोलता है, तो इसका मतलब आप एक हनी ट्रैप में गिर गए। बेगर सेज बोलता है, बच्चे तुम अभी भी प्यार को ढंग से समझते नहीं हो, इसके बारे में यूं ही लाइटली कैजुअली मत बोलो। किसी और को दिलो जहां से प्यार करने की फीलिंग इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती। खैर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन तब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। मेरा सोल पहले से ही उससे बिलोंग करता था। अंत में वही वो थी जो कि मेरे हाथ को पकड़ के मुझे डार्क मर्चेंट की गैदरिंग के अंदर ले गई और उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। अगर कहीं तुम ऐसा सोच रहे हो मेरी जिंदगी को जीते हुए तुम अंडरवर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट करोगे, तो फिर तुम्हें जल्दी करना होगा। अगर उसको इस बात की भनक भी लग गई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो चुका है, तो फिर सारी की सारी चीजें ओवर हो जाएंगी। जो बोलता है लेकिन ऐसा कैसे होगा? ड्रंकन सेज बोलता है, जब वो मेरे साथ सोई तो फिर सीक्रेटली उसने मेरे बॉडी के अंदर एक पॉइजन गू को इम्प्लांट कर दिया मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। जो ये सुन के भाई उस औरत को गाली देते हुए सोचता है, भले ही बेगर सेज को हनी ट्रैप में फंसाना हायर एप्स का ऑर्डर होगा, लेकिन एक ऐसे बंदे के अंदर पॉइजन गू को प्लांट करना जो कि तुम्हें दिलो जहां से प्यार करता है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? बेगर सेज बोलता है, ये बात तो पूरी तरीके से सही है। उनके लिए भी बेगर सेट के चीफ का पोजीशन काफी ज्यादा रेयर है, इसीलिए वो लोग मुझे काफी ज्यादा आसानी से तो नहीं मारेंगे, लेकिन अगर उनको इस बात की भनक भी लगे कि मैंने उनको बिट्रे कर दिया है, तो फिर यहाँ पे स्टोरी पूरी तरीके से बदल जाएगी। वो बिना कोई शक के मेरे बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको एक्टिवेट कर देंगे। जो है सुन के सोचता है, अब सारी चीजें सही सही बैठ रही है। यहाँ सबसे ज्यादा सस्पिशियस बात यह थी कि सेज बेगर ने अपने डिसाइपल को भी डार्क मर्चेंट्स के साथ इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन अगर वो क्रेजी औरत इनके बॉडी में रखा जो पॉइजन है उसको लेकर के इनको धमकी देती, तो फिर यहाँ पे सारी चीजें बदल सकती थी। जो फिर ऐसा सोच के बेगर सेज से बोलता है, अगर यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर क्या मैं उसको खत्म कर सकता हूँ? बेगर सेज बोलता है, प्लीज अगर तुम उसको मारोगे तो फिर बिना दर्द वाली मौत देना। जो बोलता है, चलिए ठीक है, फिर कल ही से मैं आपकी जिंदगी को जीना शुरू कर दूंगा, तो इसीलिए आप इतने समय थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। सेज बेगर बोलता है, हाँ ठीक है, मैं आराम लूंगा, और फिर ऐसा बोल के वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से जो बोलता है, वैसे मुझे ये बताइए आखिर उस औरत का नाम क्या है? बेगर सेज बोलते हैं, मुझे उस औरत का रियल नेम या फिर सरनेम तो नहीं पता, लेकिन मुझे उसका वो सीक्रेट नाम पता है जो कि बाहर जाते समय वो इस्तेमाल करती है, चुनसियोन। जो चुनसियोन कोड नेम सुन के बोलता है, एक कोड नेम जिसका कि लिटरली मीनिंग होता है स्पिरिट टेम्पटेशन। क्या ही तो एक सीक्रेट सा कोड नेम है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि आपने अपनी
पूरी पूरी जिंदगी दारू पीते हुए बिता दी। जो ऐसा बोल के सोचता है जिस मोमेंट से इन्होंने उस औरत के कोड नेम के बारे में सुना होगा जिनसे कि ये बेइंतहा प्यार करते हैं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता इनको कितने सेम और आत्मग्लानि हुई होगी। जो फिर ऐसा सोच के बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर जो गू पॉइजन है उसको अभी कभी रिमूव कर देता हूँ। बैगर सेज बोलता है नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉइजन डिसअपेयर हो गया तो फिर वो इमीडिएटली इस चीज को नोटिस कर लेगी और इस बात को अपने सुपीरियर को रिपोर्ट कर देगी, जिसके बाद तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जो बैगर सेज की इस बात के ऊपर मान जाता है और बोलता है चलो फिर ठीक है, जब सारी चीजें ये ओवर हो जाएंगी तब मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव कर दूंगा। बैगर सेज पे जो को थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जो अपने इंटेंट का यूज करते हुए आसपास की जगह की जांच करता है और स्कैनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अपनी जगह से गायब होकर के सीधा पहुंचता है अपनी हुन के पास, जो कि भाई कपड़े सुखाने में लगी हुई होती है। जो हुन को देख करके प्यार से बोलने के बजाय गुस्से से बोलता है ओए तूने अभी भी गिव अप नहीं किया। हुन बड़े प्यार से बोलती है बाबू तुम यहाँ पे कैसे प्रकट हो गए अचानक से। जो ये सुन के भाई चिढ़ते हुए बोलता है अपना ये इनोसेंट गर्ल वाला एक्टिंग बंद करो और अपना रियल रूप में आओ। वालिन जो के मुंह से इतनी सारी बातों को सुनने के बावजूद भाई एकदम खतरनाक लेवल की एक्टिंग करते हुए बोलती है बाबू आप ये कैसे बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा एक रूड पर्सन हैं। वालिन के इतने सारे प्रयासों के बावजूद जब जो टस से मस नहीं होता तो फिर ये अपने 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस के रूप में आ जाती है और बोलती है लो खुश अब बोलो क्या है। जो बोलता है सिर्फ तेरी वजह से मुझे हमेशा अपने विल को एक्टिवेट रखना पड़ता है। मैं जब तक खुद को आइस में रैप नहीं कर लेता तब तक मैं अपने गार्ड तक को डाउन नहीं कर सकता, इसीलिए अब तो तुम लेडी हान की एक्टिंग करने के ऊपर गिव अप कर ही दो। वालिन चिढ़ते हुए बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैंने सुन लिया, अब काम की बात कर काम की। जो बोलता है क्या तुम मेरे साथ कोई चीज के ऊपर काम करना चाहोगी। वालिन बोलती है काम, लेकिन किस तरीके का काम। जो बोलता है एक गरीब भिखारी की जिंदगी बचानी है। वालिन बोलती है मेरी जिंदगी के पहले से ही घोड़े लगे पड़े हैं, यहाँ पे मेरे से ज्यादा पथेटिक बंदा और कौन हो सकता है जिसको कि बचाने की जरूरत पड़ रही है। जो बोलता है लेकिन तुम्हें देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत या फिर परेशानी हो। वालिन गुस्से में बोलती है तुम्हें जरा सा भी मेरे पास्ट के बारे में आइडिया भी है मैंने किस तरीके की जिंदगी गुजारी है। भाई अगर मैं एक बात बोलूं ये बंदी भरा ही एक नंबर की हराम खोर है, लेकिन इसकी जिंदगी भी काफी ज्यादा मिजरेबल तो रही है। अगर तुम लोगों को याद हो तो इसने अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था जो कि काफी ज्यादा सैड तो है यार, अगर तुम लोग उसको एक्सपीरियंस की तरह काउंट ना करो तो। खैर भाई वालिन की बात को सुन के जो बोलता है आखिर किसके साथ बुरा नहीं होता, पर मुझे तुम ये बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगी या फिर नहीं करोगी। वालिन बोलती है सबसे पहले तो काम के बारे में सुन लेते हैं, आखिर वो किस तरीके का जॉब है उसके बाद सोच के बताऊंगी। जो बोलता है वैसे ये अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। वालिन ये सुनते ही शॉक होते हुए बोलती है यहाँ इस डिमोनिक पाथ के भी कुछ अनस्पोकन रूल होते हैं, जैसे कि अंडरवर्ल्ड के साथ कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं बनाना। पर अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरे साथ मिलके अंडरवर्ल्ड को इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हो। जो बोलता है बिल्कुल 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 मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुमने तो बिल्कुल एकदम सही निशाने पे तीर मारा रे। वालिन बोलती है ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली ना ना ना। जो बोलता है अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, तुझे इसके लिए अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। वालिन बोलती है ओए तुझे क्या लगता है मैं पैसों के चक्कर में मान जाऊंगी। जो बोलता है हाँ तुझे क्या चाहिए फिर बता। वालिन बोलती है राजा बाबू हमका और का चाहिए, हमका तू चाहिए। जो बोलता है ना भाई ये तो ना होने वाला, लेकिन मैं अपने बजाय तुझे मेरे से भी बढ़िया और हैंडसम दिखने वाला बंदा तुझे ला करके दे सकता हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि मुझे भी आउटशाइन कर दे। तुझे उसको देखने के लिए अपनी तीसरी आंख को ओपन करना पड़ेगा। वालिन बोलते हैं ऐसी बात है क्या, और बोलो उसके बारे में। जो भाई अब तो तारीफों के ब्रिज बनाते हुए बोलता है तुम उसको एक बार देखने से ही सेलेस्टियल ब्यूटी कह सकते हो, और उसके भी ऊपर वो अभी भी एक वर्जिन है। वालिन बोलती है चलो ठीक है फिर मुझे ये बताओ कि मुझे किसकी एक्टिंग करनी है। जो ये सुन के चुनसियोन का नाम वालिन को बता देता है, जिसको सुन के भाई वालिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रखी होती है।
तो चलो फिर भाई लोग इस वाली वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। और तुम लोगों को बता दूं, मैं ये वीडियो यहीं तक ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई आगे जाकर के जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर हेवनली डीमन कासल के बारे में जिक्र होने को जा रहा है, और आगे जाकर के हेवनली डीमन कासल भी इसमें ऐड होने वाला है और उसके कुछ फाइट सीन्स भी हैं। इसलिए भाई मैं नहीं चाहता कि वो फाइट सीन और उससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरी है मैं हाफ हाफ में कवर करूं, इसीलिए उस वाले चैप्टर्स को मैं एक अलग 1 घंटे वाली वीडियो में कवर करूंगा जिसके अंदर वो आगे वाली पूरी पूरी आर्क होगी। वैसे अपना ये जो मानवा है, इस वाले मानवा के अंदर स्पेसिफिकली एक एक आर्क को तो मेंशन नहीं रख रखा है, सारे के सारे आर्क आपस में रिलेटेड ही है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ जिस भी आर्क को मैं एक्सप्लेन करूँ उसको मैं जो क्या एक सेगमेंट तक एक्सप्लेन करूँ और उसके बाद जो क्या एक नई स्टोरी शुरू हो। इसलिए भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर कोई एक स्टोरी शुरू हो रही है तो उस वाले स्टोरी को अंत पे ले जाऊँ और उसके बाद जो कि नई स्टोरी ऐड हो रही है तो उसको शुरू करूँ। इसलिए भाई लोग मैंने इस वाली वीडियो को स्पेसिफिकली जो के लिए ही बनाया क्योंकि अपना भाई जो इस वाले आर्क के अंदर बहुत ही अच्छी खासी एनलाइटमेंट और पावर को हासिल करने वाला था। और मेरा इस वाले वीडियो को यहीं पर ही खत्म करने का एक और रीज़न है क्योंकि भाई आगे जा करके जो स्टोरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए अगली वीडियो का ज़रूर से ही इंतज़ार करो। और रही बात अगली वीडियो लाने की तो उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, मेरे प्रैक्टिकल्स जो कि अभी के लिए ख़त्म हो गए हैं, बस अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है और इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा बीच में, और उसी बीच में मैं जो कि है वीडियो लाने की ट्राई करूँगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, 3 से 4 दिन में लगभग मैं वीडियो डाल दूंगा। तो चलो फिर भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करते जाओ क्योंकि 10K होने वाला है। और अगर भाई लोग तुम लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई नहीं आई, तुम लोगों की क्या राय है इसके ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई बोरिंग बात तो नहीं लगा या फिर मेरे वॉइस या फिर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।